हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया। सो हाँ, 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। सो नाउ हमने इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक कर लिया था। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम थोड़ी सी बात करें तो जो बेटा आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो पहले जितनी इन्वेंशंस हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही बात थी। वो बात पता है क्या थी? कीन ऑब्जर्वेशन की। एक साइंटिस्ट के लिए कीन ऑब्जर्वर होना और उसके बाद क्यों हुआ इस चीज़ के बारे में सोचना, दैट्स ऑल। अब क्या था कि फैराडे ने क्या किया कि ना उसने पहले तो उसके माइंड में ये आइडिया कैसे आया? उसके माइंड में ये आइडिया आया कि जब पीछे हम पढ़ते हैं हम ये कहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट हम किसी भी कंडक्टर में से पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो उसने ये सोचा कि क्या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कि क्या ऐसे हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें और उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए। माइंड में तो आ गया कि भी मैं ऐसे देखूं। और उसने क्या किया, एक कॉइल ले ली और उस कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। उसके बाद उसने इस कॉइल के अंदर मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट क्या किया, अंदर रख दिया और लगा रहा करने। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोशिश है, कुछ नहीं बना। एक दिन तंग पड़ गया। तंग पड़ा तो कहता नहीं मैंने नहीं करना। उसने कॉइल के अंदर मैग्नेट फेंक दिया। क्या किया? कॉइल के अंदर मैग्नेट फेंक दिया। अरे जैसे ही उसने मैग्नेट को यूं कॉइल के अंदर फेंका, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दी। तब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, समझे? तो अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे बोलते हैं, क्योंकि एक चैप्टर है हमें उसका पता होना चाहिए। तो इट इज़ द फिनोमिनन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक फिनोमिनन है ऑफ प्रोड्यूसिंग induced EMF in a coil or closed current carrying conductor when magnetic flux linked with coil changes. Linked with coil changes. तो ये बेटा आया। तो फैराडे ने इसको किस तरीके से देखा बच्चे, कि उसने ये देखा, जब मतलब एक बार हो गया तो उसके बाद उसने ये देखा कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। तो लेट अस से गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। ठीक हो गया। फिर उसने क्या किया सेकंड में कि अब उसने जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को ही लिया और ऊपर को मूव करना शुरू कर दिया, यानी कि मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो फिर उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन है बट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड। नाउ द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया। तो अब इससे क्या चीज़ क्लियर हुई कि पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि व्हेन मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों सिचुएशंस में गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ रही है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आती है? जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो डिफ्लेक्शन आएगी। दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है।
अब गैल्वेनोमीटर में से करंट कब पास होगा? व्हेन टू एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर आर एट डिफरेंट पोटेंशियल। सो ईएमएफ उसके अंदर जब होगी तो इसलिए उस ईएमएफ को क्या बोला? इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझे बात को? अब इसके बाद उसने फिर एक चीज और ऑब्जर्व की कि अगर वो मैग्नेट को क्विक मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है, और अगर वो स्लो मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कम है। तो मैंने अभी बात क्या की है? आई एम टॉकिंग अबाउट फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में फैराडे मूव्ड मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल, moved magnet away from coil, moved magnet fast and moved magnet slow, और उसके अकॉर्डिंगली उसने ऑब्जर्व की डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जब उसने ये ऑब्जर्वेशंस ले ली तो अब आया वहाँ से फाइंडिंग्स कि इसका क्या मीनिंग है, क्या हो रहा है। अब पहली चीज़ तो कि जैसे मैग्नेट को वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, उतनी देर के लिए डिफ्लेक्शन है। जब मैग्नेट कॉइल के अंदर वो पूरा मान लो उसने यूं रख दिया, देन देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जब मैग्नेट पूरा कॉइल के अंदर है तो पहली चीज ये होगी कि दिस डिफ्लेक्शन in the galvanometer due to relative motion, due to relative motion between magnet and coil। ठीक होगी बात। और दूसरा, fast motion of magnet, more deflection in the galvanometer। अब यहाँ से सोचने में नेक्स्ट स्टेप आया कि रिलेटिव मोशन पे ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम पहले तो उसकी बात करते हैं कि जब ये रिलेटिव मोशन है, चाहे टूवर्ड्स है या अवे है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई? अब बेटा वो इसलिए हो रहा है, ये देखो कि आपके पास ये मैग्नेट है ना। जब मैग्नेट है तो आप कहते हो ना इसमें बेटे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम साउथ पोल। तो अब ये रही पहले आपकी कॉइल की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये लाइनें गई ऐसे, तो उसके बाद अब ये कॉइल तो बेटा यही रखी मैंने, लेकिन मैं मैग्नेट जो है ना उसको क्लोज ले आई, मैग्नेट को मैं क्लोज ले आई। अब क्या है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर लाइनें थी 2 2 और 1 5, इसमें 2 2 और 2 6, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई कि नहीं। सो दैट मीन्स कि व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस, और जब बेटे अवे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल डिक्रीजेस। सो इसका मीनिंग ये आ गया कि जब आप रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हो, whenever there is relative motion between magnet and coil, तो क्या हो रहा है उस टाइम? magnetic flux linked with the coil changes, ठीक है। तो इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुई, जिसकी वजह से करंट आया। ठीक होगी बात। अब यही हुआ ना कि जैसे मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी,
तो इंड्यूस्ड करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब वो भी मैं आपको बता दूं ऐसे, ये देखो, अब ये था मैग्नेट, आप नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ला रहे थे, तो यहाँ पर भी बेटे नॉर्थ पोल सेट हो गया। जब नॉर्थ पोल सेट हो गया तो नॉर्थ पोल में कब आता है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इट इज लाइक दिस, सो दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो जब इसमें से यूं जाएगा तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट आ गई। अब जैसे ही दूसरी ले लो सिचुएशन, कि आपने क्या किया, अब ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इसको आप अवे लेके जा रहे हो। जब अवे लेके जा रहे हो तो यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो रहा है। जब यहाँ साउथ हो रहा है तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मीन्स इट इज लाइक दिस। तो जब इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट था, अब आप क्या कर रहे हो, आपने मोशन मूव आपने इसको 1 सेंटीमीटर ही किया, बट आप फास्ट मूव कर रहे हो, तो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फ्लक्स उतनी ही चेंज हुई लेकिन कम टाइम में हो गई। तो इसलिए क्या बन गया भाई ये हैं, जब कम टाइम में फ्लक्स चेंज हो गई, सो दैट मीन्स व्हाट आर यू कंसिडरिंग, क्या होगा उसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा करंट उसमें से पास होगा। सो यानी कि हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब भी हम बात करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा क्यों होगी, दैट विल बी ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए। और इसका जो इन्वेंशन जो किया काम वो फैराडे ने किया, तो वो मैंने आपको उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो बताया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उसने कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब है जब रिलेटिव मोशन है। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव मोशन से हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज हो रही है। ठीक होगी बात। अब आप कहोगे कि मैडम आपने इतना कुछ बोल दिया हैं, आप में से कोई खड़ा हो बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मेरे को तो यही नहीं पता। लो भाई, नहीं पता तो पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप तो पहले बोलते। आई वॉज थिंकिंग कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता है, नहीं पता तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट सिंबल इज फाई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल magnetic lines of force passing through surface normally. Total magnetic lines of force passing through surface नॉर्मली। बेटा मान लो कि आपके पास ये कोई बॉडी इस तरीके से है और इस बॉडी में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लेट अस से दोस लाइंस आर लाइक दिस, नहीं है इस तरीके से, और इसमें जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में है। तो यू विल सी, आप इसमें ये देखोगे कि what is the angle between B and A, that is theta। तो आप इसमें क्या लोगे, कंपोनेंट ऑफ B along डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। नॉर्मली बेटा मैंने क्यों कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया इज ऑलवेज एक्टिंग
perpendicular to the surface, normal to the surface. So when I am saying normally, it means I am considering number of magnetic lines of force passing along the direction of surface area. तो बेटे ये कंपोनेंट क्या बनेगा? इट विल बी नेचुरली बी कॉस ऑफ थीटा. तो फिर 5 फ्लक्स क्या आएगा? बी कॉस ऑफ थीटा इंटू ए. क्यों अब आप कहोगे ऐसे लिखा? अगर आपको याद हो बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में हम कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे सो क्या आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. तो इसका मतलब इसमें आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू बी डॉट. सो प्लीज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया. इसलिए हम इसमें क्या ले रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया. तो इसलिए ये आ गया. अब मैं आपको इसलिए ऐसे बताती हूँ ये, और वैसे मान लो कि बेटे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक हो गया बी, और इसमें हमने जो सरफेस लिया उसको यूं रख दिया, इट इज हेल्ड लाइक दिस. तो इसमें सरफेस एरिया इस तरफ को आ गया, ठीक हो गया. तो इसमें अब फाई क्या बनेगा बेटा? बी डॉट ए, इट विल बी बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज बी इंटू ए. तो इस केस में there will be maximum lines of force जो कि पास करेंगे इससे in the perpendicular direction. अब दूसरी तरफ देखिए कि मैं इस तरीके से ले रही हूँ, यूनिफॉर्म फील्ड ही है लाइक दिस, और मैंने बॉडी को हमने यूं रखा. आप कहते हो कि भी इस टाइम तो बॉडी बिल्कुल उसके अंदर सराउंडेड है, तो इसमें तो और ज़्यादा फ्लक्स होगी. यू सी इसमें बी इस तरफ है, तो इसमें सरफेस एरिया इज इन दिस डायरेक्शन. तो इस केस में 5 विल बी बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो इट विल बी 0. तो इसलिए अब चीज क्लियर होगी कि आपने ये देखना कि सराउंडेड कैसे है, बल्कि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपने इसमें ये देखना है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया. और अब अगली चीज, मान लो कि जो बी फील्ड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. अब अगर तो यूनिफॉर्म फील्ड है ओके, ये चल गया. अब अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है फिर हम क्या देखेंगे? फिर तो बेटा हम उस केस में यही देखेंगे, वी विल कंसिडर स्मॉल सरफेस एरिया जिसके लिए वो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, और उसके लिए आप उतने में पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे. सो दैट मीन्स इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म तो उसमें आप पहले लोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इन स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज डी ए. कि मैंने ये मान लिया कि एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, सरफेस एरिया, उसमें वैल्यू बी की कांस्टेंट रहती है. तो ये आ गया. तो टोटल फ्लक्स विल बी ऑब्टेन बाय integrating, so it will be B dot dA. और अगर मैं ऐसे डाल देती हूँ तो इसका मीनिंग आ जाता है कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस. क्लियर? तो अगर अब इसमें ही देख लो, अगर फील्ड आप देखा जाए तो फाई को ऐसे ही लिखो, व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म तो बी आपका बाहर आ गया, तो डीए की इंटीग्रेशन टोटल ए होगी, तो ये बी डॉट ए बन गया. ठीक है. And then we see what are the units of magnetic flux. The units of magnetic flux in the CGS system, the unit is Maxwell, and in SI system the unit is Weber. अब आप इसमें देखो फाई क्या है? B into A. तो 1 Weber means
फाई आपके पास है बी डॉट ए, है ना, बी डॉट ए मीन्स बी ए कॉस ऑफ थीटा। पर बच्चे आप अगर इसमें 1 की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स यू शुड टेक कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि तभी वो 1 आएगा। क्योंकि अदरवाइज अगर मान लो तुमने कॉस 60 डिग्री ले लिया तो ये 1/2 हो गया, तो फिर ये 1 और 1 तो फिर फाई तो 1/2 बन जाएगी। इसलिए इसको आपने 1 लेना है। तो बी क्या हो गया 1 टेस्ला और ई क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री हुआ तो अब बन गया ना 1 1 1। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स linked through a surface is said to be 1 Weber. कब होगी? When magnetic field of intensity 1 Tesla is passing normally through surface area of 1 meter square. तो जब मैं कह रही हूँ normally तो उसमें ये 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सीजीएस सिस्टम में 1 मैक्सवेल, तो उसमें magnetic field intensity will be cos and area will be centimeter square. Now if you want to get the relation between the two, so 1 Weber is, now 1 Tesla means 10 raised to power 4 cos 1 meter square। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर में क्या बन गया 10 raised to power 4। Now 10 raised to power 4 into 10 raised to power 4 is 10 raised to power 8 cos centimeter square. So that means you can say 1 Weber is equal to 10 raised to power 8 Maxwell. तो ये आपके पास था about this magnetic flux। तो और एक चीज और भी याद रखिए, magnetic flux स्केलर क्वांटिटी बनेगी या वेक्टर, it will be scalar quantity because you are taking dot product of magnetic field intensity and surface area. Magnetic field intensity is vector quantity, area is vector quantity, but the dot product of the two is scalar, इसलिए magnetic flux जो है that is scalar quantity। अब आपको कोई भी क्वेश्चन magnetic flux के बारे में आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Now we will discuss about Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. जो बेटे ऑब्जर्वेशन हमने अभी डिस्कस की थी उसी को लॉ का नाम दिया गया। तो अब सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें फैराडे ने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट induced EMF is developed in the coil or current carrying conductor when magnetic flux linked with coil changes। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ उतनी देर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जितनी देर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेट कॉइल के अंदर टोटली पड़ा हुआ है, इट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, तुम कहोगे अब तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, होगी पर चेंज नहीं है, तो उस केस में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली व्हेन देयर इज change of magnetic flux।
ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर कर लो। जितने क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर वाले इसी चीज़ पे बेस्ड होंगे। आप सबका आंसर इसके हिसाब से सोच के दे सकते हो। और ये आपने जो रिलेटिव मोशन की बात की वहाँ से उसने लॉ का नाम दिया। नाउ फैराडेज सेकेंड लॉ, it states that magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। जो हमने एक्सपेरिमेंट में बात की कि मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली, गैल्वेनोमीटर शोज मोर डिफ्लेक्शन, मोर करंट, मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक होगी ना बात? तो आर उसकी रेजिस्टेंस तो सेम है, तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा मीन्स करंट ज़्यादा मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है? कि सेम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस in small time interval, so that means rate of change of magnetic flux will be more। तो इसलिए magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। तो फैराडे ने यहाँ से जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हमने अभी डिस्कस की थी, उन ऑब्जर्वेशन से उसने ये दो लॉ जो है वो एक्सप्लेन करती है। अब तीसरी चीज आपने वहां पर एक और ऑब्जर्व की थी। वो क्या की थी कि भाई अगर मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक तरफ को है, और अगर डायरेक्शन चेंज कर दी मैग्नेट की कि मैग्नेट इज मूव्ड अवे, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी डिफ्लेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सो दैट मीन्स डायरेक्शन के बारे में। तो जो डायरेक्शन के बारे में है वो फैराडे नहीं बता पाया, बल्कि वो बताया लेम्स ने। नाउ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो दिस इज गिवन बाय लेम्स। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज लेम्स लॉ। उसने क्या कहा? उसने बेटे ये कहा, Lenz's law, it states that direction of induced EMF is always acting in a direction so as to oppose the cause that produces it। क्या मीनिंग? ये देखो, मैंने ये बात की थी ना बेटे यहाँ पर कि भाई ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है दैट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर जब बेटे इसमें से इंड्यूस करंट सेटअप होगा तो नेचुरली, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ही जे नॉर्थ पोल जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उससे पोलैरिटी बनेगी ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब नॉर्थ पोल टुवर्ड्स आएगा तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो अब क्या है कि नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों थी?
ड्यू टू मोशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। उससे इसके अंदर क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगी। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या करना है, उसी मोशन को अपोज करना है। तो अपोज कैसे करेगा, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। देखो ना, मैग्नेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या करना है, उस मोशन को अपोज करना है। सो दैट मीन्स हियर द नॉर्थ पोल विल बी सेट अप, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जैसे वो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मिलेगी, अपोजिशन मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये नॉर्थ पोल अवे जाता है परे को, तो यहाँ क्या हो गया, साउथ पोल डेवलप। क्यों कि अब अवे जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मोशन ही है ना, अब अवे है, अब उस मोशन को फिर अपोज करना है। तो अगर यहाँ साउथ पोल आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब मैग्नेट परे जाना चाह रहा है तो अट्रैक्शन उसे परे नहीं जाने देगी, अगेन देयर विल बी अपोजिशन। तो दैट मीन्स कि कॉइल में नॉर्थ पोल अब आ गया, जब मैग्नेट अवे जा रहा है तो यहाँ अब नॉर्थ पोल बना। नॉर्थ पोल बना मीन्स इसमें डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज होगी। साउथ पोल बना मीन्स इसमें डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज होगी। तो अब जब डायरेक्शन करंट की फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर अपोजिट होगी तो पॉइंटर की जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना, जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन वो नहीं वहां बता पाया अबाउट द डायरेक्शन, तो अबाउट द डायरेक्शन लेम्सिस ने बता दिया। तो बड़ी सिंपल सी चीज याद रखनी है, कितनी सिंपल सी बात कही है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन। यहाँ आप ये कह दो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एक्टिंग, यहाँ ना डायरेक्शन लिखो, इट स्टेट्स दैट induced EMF is always acting in a direction so as to oppose the cause that produces it। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उसको इंक्रीज को अपोज करना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उस डिक्रीज को अपोज करना है। होगी ना बात क्लियर? सो दैट मीन्स we can say E is equal to minus d phi by dt। ठीक है, अब मैं आपको इसका लेब्निज़ लॉ का, जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल बताया, अब मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि मान लीजिए ये एक कॉइल है, राइट, कॉइल इस फॉर्म में है, किसी तरह से भी हो सकती है। अब ये मैग्नेट है, तो नाउ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो दैट मीन्स जैसे जैसे वो आएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इंक्रीज होती जाएगी। तो जो अपर फेस है कॉइल का, अपर फेस ऑफ कॉइल, तो अब बताओ भी आप इस पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ पोलैरिटी। तो नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब इसमें से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें पेपर में एक एक नंबर में ऐसे बेटे क्वेश्चन आ जाने हैं कि दिस इज कॉइल, मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, टेल इन विच डायरेक्शन करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल। और अब अगर ये मैग्नेट अब ऐसे होता, ये कॉइल है, ये रहा मैग्नेट, ठीक है बच्चे, और मैग्नेट अब भी जा रहा है, तो अब इसने उसके मोशन को अपोज करना है। तो अपर फेस पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ, तो दैट मीन्स द करंट विल फ्लो थ्रू दिस। और अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे, मान लो साउथ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, अगेन ये नहीं कि तुम हमेशा याद रखो भाई मैग्नेट मूव कर रहा है तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज होना, नहीं। अब ये देखो, मान लो कि ये मैग्नेट का साउथ पोल आ रहा है, तो जब बेटे साउथ पास में आएगा तो यहाँ साउथ बनेगा, है ना। तो इसलिए याद यही चीज रखनी है बस कि कॉज क्या है, क्या हो रहा है, उस कॉज को
अपोज करना है। तो इसलिए हमेशा हमने कहना है कि लेंज़िस लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन so as to oppose the cause that produces it. इसका मतलब कि if magnetic flux is increasing, then induced EMF will oppose the increase. If magnetic flux is decreasing, then induced EMF will oppose the decrease. अब आपको इसमें ये कहा जाता है show that Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. Law of conservation of energy. यहाँ आप ये कह लीजिए कि कोई आपसे ये पूछे कि भाई हम तो हमेशा ये कहते हैं कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, तो इसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो भाई यहाँ तो फिर प्रोडक्शन आ गई, दैट मीन यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लग रहा। और ये ऐसा नहीं है, यहाँ भी लग रहा है। वही चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ मैं कि अब हमने अभी इसमें क्या देखा था बेटा कि एज नॉर्थ पोल इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, देन अपर फेस ऑफ द कॉइल एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी, है ना। अब वो अपोज कर रहा है कॉज को, लेकिन मूव तो हमने करना है, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि नाउ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, कि अब जो अपर फेस पे नॉर्थ पोल आ गया वो मैग्नेट को मूव करने नहीं दे रहा, लेकिन मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं। तो जब मूव कर रहा है तो दैट मीन्स वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन. So this mechanical energy, this work, that will appear in the form of electrical energy. Now magnet is moving away from the coil. So again the work has to be done against force of attraction. मैग्नेट उस ये जो पोल डेवलप हुआ वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसको मूव अवे करना है, सो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दैट मीन्स इसमें हम क्या कह रहे हैं कि देयर विल बी सर्टन मैकेनिकल एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है ना. एंड दिस वर्क, दिस मैकेनिकल एनर्जी will be converted into electrical energy. ठीक होगी बात. So it means that we can say कि Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. ठीक होगी बात. तो यहाँ से हम ये पॉइंट जो है इसमें वो कह सकते हैं या हम कहते हैं. ठीक है भाई. तो ये आपके पास इसमें आ गया. इसका मीनिंग अब ये हुआ कि मान लीजिए हम कह रहे हैं इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स इज 5-1. ठीक है. आफ्टर t सेकेंड्स, कोई भी थोड़ा सा ही टाइम होगा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स is 5-2. तो बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब लेना है तो हमेशा चेंज में हम क्या लेते हैं, चाहे बेटा इंक्रीज हो या डिक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल. तो इट विल बी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स. So that means it will be 5-2 minus 5-1. So rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux will be 5-2 minus 5-1 upon t.
सो इसका मतलब ई इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस phi2 माइनस phi1 बाई, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वी हैव टू कंसिडर रिलेटिव मोशन। जरूरी नहीं कि मैग्नेट के मूव करने पे भी होगा, ऐसा भी हो सकता मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कॉइल इज मूविंग। इसीलिए शुरू में हमने क्या कहा था कि whenever there is relative motion between magnet and coil, मान लो तुम दोनों को ही मूव करना शुरू कर देते हो, कॉइल भी मूव हो रहा है, मैग्नेट भी मूव हो रहा है विद द सेम स्पीड, तो रिलेटिव मोशन तो नहीं ना होगी। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, क्योंकि उसी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी है। तो इसलिए आज जो आपने सीखा है वो पहली बात है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, और दूसरा आप यहाँ से आज ये सीख के जा रहे हो कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। और उसके बाद आप क्या सीख रहे हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के डेवलप होने पर इंड्यूस्ड करंट उसमें से फ्लो होगा, और जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा आएगी। अब इंड्यूस्ड करंट इसमें क्या होगा, ई बाई आर। ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड आर विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो दिस ऑल इज अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किए, या तुम ये कह सकते हो कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि हाउ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट मैथड्स, किस किस तरह से कैसे होता है। सो प्लीज़ इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कितना आप इसमें फॉलो अप कर पाए हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।